नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी अभी चल रही है बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग 9th और 10th क्लास के सब्जेक्ट को देख रहे हैं। 9th और 10th क्लास के सोशल स्टडी के अंतर्गत ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हिस्ट्री के अंतर्गत यह है आपका समाजवाद और साम्यवाद। यह है चैप्टर 2 है। यह है 10th क्लास के चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। इस चैप्टर को लेकर के आया हूं। तो यहाँ से हम लोग आज देखेंगे, किताब में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसे देख करके नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, जो आगामी एग्ज़ाम में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही इसमें किताब के अंतर्गत जो MCQ है उसको सारा बना जाएंगे। और साथ ही अलग से आपके लिए MCQ लेकर के मैं आया हूँ, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने हुए रहिए। कान में ईयरफोन लगा लीजिए और चुपचाप वह सुनते रहिए, देखते रहिए, कॉपी पर नोट करते रहिए, ताकि जो एग्ज़ाम में आए वो आपसे एक भी न छूटे। और साथ ही 9th क्लास 10th क्लास के जो बच्चे हैं, तो यह 10th क्लास का है, 10th क्लास के भी जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वह ध्यान से इस वीडियो को देख ले, समझ ले, क्योंकि उनके लिए भी यह उतना ही कारगर होगा, उतना ही फायदेमंद होगा जितना स्टेट के विद्यार्थियों के लिए है। तो आइए इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग साम्यवाद को जानते हैं, समाजवाद को जानते हैं। तो यह है, थोड़ा बहुत आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बहुत यह है। आप किताब भी एक बार जा कर के पढ़ लेंगे तो वह आपको क्लियर समझ में आएगा। समाजवाद की अगर बात करें तो एक शब्द में याद रखना है, समाजवाद क्या है। तो यह समाज में बराबरी की बात करता है। जो संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं, किसी भी देश के अंदर जो संसाधन होते हैं, जैसे अपने देश के अंतर्गत जो भी संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, जो भी संसाधन हैं, मानव भी एक संसाधन है। यह है संसाधन चैप्टर में अगर देखा जाए तो वहाँ उसके हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से। लेकिन जो वह आर्थिक ज़रूरतों की जो पूर्ति हम लोगों को कर रहा है, जिसका उपयोग किया जा रहा है, वह संसाधन है। और उस संसाधन पर सभी लोगों का बराबर हक, देश के उस संसाधनों पर देश के सभी लोगों का बराबर हक होने की बात ही समाजवाद करता है। एक शब्द में याद रखना है कि यह समाजवाद देश के संसाधनों पर सभी लोगों का बराबर हक की बात करता है। अपने संविधान के अंतर्गत भी यह सोशलिज्म शब्द को लाया गया है, समाजवाद शब्द को लाया गया है। तो वहाँ भी यह है एक की बात करता है, संसाधनों के समान वितरण की बात करता है। उसी को हम लोग जानेंगे यहाँ कैसे यह शुरुआत होती है, इसकी कहाँ से इसकी बातें चलती हैं। तो यह है, किताब लिखता है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया है। 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों के द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था, उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा यह समाज विहीन समाज की स्थापना या वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका निभाई है। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व के जगह पर सामूहिक स्वामित्व के धन के समान वितरण पर जोर देता है। एक ऐसा शोषण उन्मुख समाज की स्थापना चाहता है। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों व कारखाना तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। तो यह है, सरकार का एक अधिकार हो और सरकार सभी लोगों के बराबर हक की बात करे, सभी लोगों के लिए बराबर की बात करे, यही यह समाजवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर के सारे समाज के लिए होता है। एक शब्द में आपको इसको ध्यान रखना है। तो यह है, आपको ध्यान रखना है। 1-2 लाइन यहाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। आगे अगर बात करें तो समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, तो यह लिखता है कि समाजवादी भावना का उदय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति के बाद जो हुआ है, उद्योग कल कारखानों का विकास हुआ, उसमें मजदूर जो काम कर रहे थे उसका अधिकतम लाभ पूंजीपति वर्ग ले रहे थे, लेकिन जो मजदूर काम कर रहे थे उन्हें उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा था। वहीं से यह समाजवाद की बात होती है, बराबरी के हक की बात होती है। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े बड़े उद्योग धंधों के मशीनीकरण और पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपति या निहित और मिल मालिकों के श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिक के जीवन उनका नारकीय बन गया था। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी थी। श्रमिकों को कोई भी अधिकार नहीं था, उनका पूरा यह क्रूर शोषण हो रहा था। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी या हैं
एक तथ्य एक साथ दिखाई दे रहे थे। एक पूंजीवादी वर्ग बन गया था और जो प्रतिदिन मजबूत होते चला जा रहा था, आर्थिक रूप से वह मजबूत होता चला जा रहा था, और दूसरा एक मध्यम वर्ग यह आ गया था। तो यह जो निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था, लेकिन द्वितीय श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति तेजी से गिर रही थी। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने को बाध्य था। मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। कहने का मतलब इसे यह है, औद्योगिक के जो क्रांति होती है उसके कारण समाज में दो वर्गों का उदय हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो जाता है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग लगातार दिन प्रतिदिन वह है आर्थिक रूप से मजबूत होते चले जा रहे थे, जबकि उन्हीं के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे श्रमिक वर्ग दिनों दिन उसकी हालत खराब होते जा रही थी। वह मरने की स्थिति में, भूखे मरने को यह बाध्य था। तो ऐसी स्थिति में वह है समाजवाद का कॉन्सेप्ट आता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जो यह है इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, वह उनके अधिकारों की बात करता है, उन लोगों को जगाने का काम करता है। तो उसमें थोड़ा नाम आपको याद रख लेना है। यहाँ डायरेक्ट आपको विचारकों के कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे सेंट साइमन होता है, फॉरियर होता है, लुइस ब्ला होता है, रॉबर्ट ओवन होते हैं, कार्ल मार्क्स होते हैं, एंगल्स होता है। इनका विशेष नाम है जिन्होंने समाजवाद की बातें की, तो इनका नाम याद रखिएगा। आगे अगर बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। एक कार्ल मार्क्स से पहले का समाज और एक कार्ल मार्क्स के बाद का पश्चात के बाद का समाज। तो कार्ल मार्क्स से पहले का जो समाज कहा गया, जो समाजवादी लोग कहे गए, उन्हें यूटोपियन समाजवादी कहा गया। उन्हें क्या कहा गया है? यूटोपियन समाजवादी। यह यूटोपियन समाजवादी जो है वह है समाजवादियों की दृष्टि आदर्शवादी थी। उनके कार्यक्रम की प्रकृति वह है अव्यवहारिक थी। अधिकतर यूटोपीय विचारक फ्रांसीसी थे और वे क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। वह वर्ग समन्वय की बात किया करते थे। तो दो आप याद रखिएगा, जब समाजवाद की बात हुई तो समाजवाद को भी दो भागों में अगर बात करके देखा जाता है कि एक कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी लोग हुए वह क्या सोच रहे थे, और एक कार्ल मार्क्स के बाद के जो समाजवादी हुए। कार्ल मार्क्स जो ने थ्योरी दिया, जिसने मजदूरों को जगाया, उसके बाद के वह है विद्वानों का एक धारा क्या कहता है। तो यह है कार्ल मार्क्स से पहले के जो समाजवादी थे उन्हें याद रखिएगा यूटोपियन कहा जाता है, स्वप्नदर्शी कहा जाता है, आदर्शवादी समाजवादी कहा जाता है। यह है, और जो यह वर्ग संघर्ष के जगह है, यह वर्ग समन्वय की बात करते हैं, वे हैं फ्रांसीसी। और अधिकतर इसमें यूटोपियन विचारक जो थे वह फ्रांसीसी थे। तो इसमें कुछ प्रमुख नाम आपको याद रख लेना है। उसमें एक प्रमुख थे सेंट साइमन। एक कौन थे? तो सेंट साइमन थे। यह यूटोपियन समाजवादी यानी कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी। और यह सेंट साइमन का मानना था कि समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल करके प्रकृति का दोहन करें। समाज के निर्धन वर्ग के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए उन्हें कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, यह शब्द आपको याद रखना है, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, यही समाजवाद का मूलभूत नारा आगे बना। तो यह है बात सेंट साइमन ने बताया था। तो यह स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है किसका है, तो सेंट साइमन का है। और यह यूटोपियन समाजवादी और कार्ल मार्क्स वाले लोग जो है वैज्ञानिक समाजवादी कहे लाए गए। ठीक है, यह कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी और यह यूटोपियन समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी या आदर्श समाजवादी के नाम से जाने जाते हैं। एक अन्य यूरोपीय या यूटोपियन समाजवादियों में ही चार्ल्स फॉरियर थे। वह आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के जगह हैं। तो यह आप तो यह यूटोपियन समाजवादी और फिर कार्ल मार्क्स में आ जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में यह है कुछ बताया गया है। कार्ल मार्क्स को आप ध्यान रख सकते हैं।
कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी वाले भागों में हुआ था, राइन क्षेत्र में हुआ था। यह 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से उनके मित्रता उनसे बनी थी और उन्हीं से प्रभावित होकर के इन्होंने कार्ल मार्क्स एंगल के साथ मिलकर के 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। कार्ल मार्क्स विश्व के गिने चुने या चिंतकों में हुए जिसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। मार्क्स ने 1837 ईस्वी 1867 भी याद रखना है 1867 में अपना प्रमुख किताब दास कैपिटल लिखा था, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। यह बिल्कुल याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स के कुछ जो सिद्धांत हुए जो प्रतिपादित किए, उस सिद्धांतों में पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किया, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिए, राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना किया। ऐतिहासिक भौतिकवाद फिर सब समझाया गया है कि अगर बात करें तो इतिहास कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी। इतिहास क्या है? तो यह उत्पादन के साधनों पर दो वर्गों के संघर्ष की कहानी है इतिहास। ठीक है, उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां ही होती हैं तथा उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। तो यह है मुख्य रूप से आर्थिक के स्थिति को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, और इस कार्ल मार्क्स ने अपनी बातों को आगे बढ़ाया। तो इसमें उसके बाद यह है रूस में घटनाक्रम किस तरह से बदलता है और किस तरह से जार का परिवर्तन होता है, उसे आपको थोड़ा दिखाया गया है। तो हम लोग समाजवाद की अगर बात कर रहे हैं और फिर यहाँ क्वेश्चन आंसर की अब थोड़ी बात कर लेते हैं। तो रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ? तो 1861 में। कृषक दास का अंत कब होता है? 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट है, रूस का जार का अर्थ होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। यूटोपियन समाजवादी कौन था? कार्ल मार्क्स थे। या यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं थे, बाकी लोग लुई ब्लास, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओबन, ये सब यूटोपियन समाजवादी थे, आदर्शवादी समाजवादी थे। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। यह सारा आपको दिखाई दे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत है 1861 में। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं थे। लुई ब्लास, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओबन, यह है यूरोपियन यानी कि कार्ल मार्क्स से पहले के यह समाजवादी लोग थे। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय के। लियो टॉलस्टॉय की यह रचना है वार एंड पीस। इसी टॉलस्टॉय से प्रभावित होकर के टॉलस्टॉय और फिनिक्स फर्म में बनाया था। महात्मा गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। बाकी यह थोड़ा क्वेश्चन आंसर है तो इसमें और यह मिलाने के लिए है। यह आप देख लीजिए। दास कैपिटल किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। चेका क्या था? यह रूस में गुप्त पुलिस संगठन था जिसके द्वारा लेनिन अपने विरोधियों को पकड़ रहा था। यह है नई आर्थिक नीति क्या किसके द्वारा लाया गया? तो लेनिन के द्वारा लाया गया। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में होती है। स्टालिन की मृत्यु 1953 में होती है, 1953 में होती है। तो यह है यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन हैं उसको आप यह देख लिए। अब इसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन आंसर हैं जिसे आप देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आंसर को अगर आप देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, तो फिर आपसे एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है।
पहला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर स्वामित्व किसका होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी व्यक्तियों का प्रभुत्व होता है, निजी व्यक्तियों का यह प्रभुत्व होता है। पूंजीवादी में आर्थिक शक्तियों का संचालन यह कौन करेगा, कैसे होगा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का संचालन जो होता है वह मूल्य तंत्र पर आधारित होता है, मूल्यों के आधार पर होता है, मूल्य तंत्र पर आधारित होता है। समाजवाद में उपभोक्ता की संप्रभुता किस पर निर्भर करती है? तो यह समाजवाद में उपभोक्ता की संप्रभुता जो होती है वह है बिल्कुल नगण्य हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है, यह है समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है किसमें? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवाद, उपयुक्त सभी में। तो यह है समाजवाद के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है। समाज में संसाधनों पर सभी लोगों के हक की बात की जाती है, सरकार करती है। और देखें तो पूंजीवाद में आर्थिक प्रणाली का संचालन किस यंत्र के द्वारा होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन मूल्य यंत्र के द्वारा होता है। मूल्य तंत्र ही जो होता है यह मूल्य तंत्र के द्वारा होता है। मूल्य तंत्र से आश्रय अर्थव्यवस्था में विद्यमान मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से, इसी के आधार पर पूंजीवाद चलता है। या जहाँ यह मांग होगी वहाँ पूर्ति किया जाएगा, उसके कारण उद्योग धंधे तेजी से आगे बढ़ेंगे। समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है? समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों का समन्वित सरकार या समाज के पास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किन दो प्रणालियों का मिश्रण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी आर्थिक प्रणालियों का मिश्रण है। भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। एकदम VVI याद रखना, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। फिर सत्य असत्य को उसी को क्वेश्चन के रूप में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया गया है, तो यह सत्य है, असत्य है, तो यह है आपको असत्य है। भारत में यह मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में असीमित व्यक्ति स्वतंत्रता रहती है, नहीं, असीमित व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है, अभी सत्य है। पूंजीवाद में केंद्रीय संस्था अर्थव्यवस्था का संचालन करती हैं, तो यह है भी असत्य है। समाजवाद में केंद्रीय नियोजन अनिवार्य है, यह है केंद्रीय नियोजन अनिवार्य होता है, यह सत्य है। कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को हल करती है, यह भी सत्य है। कीमत यंत्र पूंजीवादी अवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल करती हैं, कीमत तंत्र ही यह बात करती है। समाजवाद के प्रणेता किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं कौन हल करता है? आर्थिक नियोजन। विश्व में मुख्यतः कितने प्रकार की आर्थिक प्रणालियां पाई जाती हैं? 3 तरह की आर्थिक प्रणालियां पाई जाती हैं। मूल्य तंत्र क्या होता है? तो पूंजीवाद के अंतर्गत किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। मूल्य निर्धारण किसी प्रक्रिया को मूल्य तंत्र कहा जाता है। व्यापार चक्र किसे कहते हैं? तेजी और मंदी काल की पुनरावृत्ति होने की प्रवृत्ति को ही व्यापार चक्र कहा जाता है। तो यहाँ यह कुछ आपके प्रमुख बातें थी, प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो समाजवाद और साम्यवाद से चैप्टर के अंतर्गत थे। इसे एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ से अगर आप कर लेते, इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक भी छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।